हेलो एवरीवन। तो आज लेक्चर नंबर 10 में हम लोग बच्चों दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक व्हीटस्टोन ब्रिज और दूसरा उसका एप्लीकेशन मीटर ब्रिज। अब इन दोनों में क्वेश्चन कैसा आता है पहले वो हम समझ लेते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज पे हम लोग जो पढ़ेंगे वो ज़्यादा तुम्हारे एग्ज़ाम में जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे इसका एप्लीकेशन देखने को मिलता है। तो इसके बारे में एक अच्छा समझ होना चाहिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज कहाँ बनता है, कैसे इसकी पहचान करेंगे और कैसे इसको यूज़ करके हम लोग किसी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। दूसरी बात, इसका एप्लीकेशन मीटर ब्रिज में भी होता है, वहाँ भी पढ़ेंगे हम लोग इसको। और मीटर ब्रिज से भी कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो दोनों ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इजी टॉपिक, बहुत मुश्किल इसमें नहीं होगी, ठीक है। बट स्टार्ट करने से पहले कुछ बातचीत हमेशा के लिए हो जाए। हमेशा की तरह हम लोग जो कुछ बातचीत करते हैं वो थोड़ा सा कर लिया जाए, है ना। बहुत लोग इस बारे में परेशान है कि सर एग्जामिनेशन कब होगा हमारा। जैसा कि कहा गया था कि जुलाई फर्स्ट वीक में एग्जामिनेशन होने का पूरा चांस था, बट अभी का जो कंडीशन देख के लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जुलाई फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में तो एग्जामिनेशन होना मुश्किल है। उसके बाद ही एग्जामिनेशन होने का चांस कुछ बनता है। बट फिर भी हमारे पास अभी ठीक ठाक समय बचा हुआ है। अगर हम प्रिपरेशन अभी से भी शुरू करेंगे, अभी से भी फ्रॉम ज़ीरो स्टार्ट हम करते हैं तो बहुत अच्छा खासा प्रिपरेशन हमारा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे एकदम डिप्रेस हो चुके हैं कि सर प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, बीच में गैप हो गया था, फिर से ही स्टार्ट करें। तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। ठीक है, तुमको थोड़ा सा वक्त लगेगा मगर ठीक है, तुम कर सकते हो, ऐसी कोई खास बात नहीं है, ठीक है। तो जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको एक एक करके देखते चलो। जो छोटे हैं उनको पहले कंप्लीट करो और साथ साथ जो डेली लेक्चर्स आ रहे हैं उनको भी अच्छे से प्रिपेयर करते चलो, ठीक है। जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उनको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, है ना। और अपने तरफ से 100% देने की कोशिश करो। बाकी रिजल्ट का परेशान मत हो, रिजल्ट क्या होगा सर, अब कितना वक्त बचा, ठीक है, तुम उसके बारे में सोचो ही मत कि कितना वक्त बचा है। बस सोचो कि एग्जामिनेशन आने वाला, हमको एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है। दिन गिनना बंद करो। दिन गिनोगे तो फिर परेशान होगे, सर इतना दिन बचा है, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो फिर अपने ऊपर डाउट करना शुरू कर दोगे कि यार इतने दिन में बचे हैं, हम कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि दिन कितने बचे हैं वो हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें ये देखना है कि अभी से हम शुरू करेंगे तो हम कितना कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। एंड कुछ भी कभी भी हो सकता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और अगर तुमको लगता है कि नहीं हमारा प्रिपरेशन अपने दिमाग नहीं है तो ठीक है, छोड़ दो। जैसा तुमको लगता है वैसे प्रिपरेशन करो। हो सकता है कि तुमने जो पढ़ रखा है वह एग्जामिनेशन में आ जाए। कौन जानता है कि एग्जामिनेशन में कौन सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अपना प्रिपरेशन अच्छे से रखो, जितना भी तुम कर सकते हो उतना करके जाने की कोशिश करो। कभी कभी एग्जामिनेशन में क्या होता है कि तुम जो क्वेश्चन पढ़े हो, जो टॉपिक तुमने पढ़ रखी है वह एग्जामिनेशन में आ गया। तो ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है कि थोड़े से ही टॉपिक्स पढ़े मगर उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ गए। तो इस बारे में सोचना बंद कर दो कि इतना ज़्यादा सिलेबस हम कैसे कंप्लीट करेंगे। हो सकता है कि तुम इन दिनों जितना मेहनत करके जाओगे शायद उतना ही तुम्हारे सफिशिएंट हो, ठीक है। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। जो बच्चे मुझसे बोल रहे थे सर बहुत छूट गया है या फिर बीच में बहुत ब्रेक हो गया, कैसे रीस्टार्ट करें, मत घबराओ। जैसे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं एक एक करके देखना शुरू करो। जो लेक्चर्स अभी आ रहे हैं उनको साथ साथ कंप्लीट करना शुरू करो। तुम फिर खुद ब खुद लगे ठीक है अब तो हम बहुत कुछ कंप्लीट कर चुके, अब कोई खास परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। तो पॉजिटिव वे में लेकर के आगे बढ़ो, सब अच्छा होगा। तो चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। पहला व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का एक बहुत कॉमन सा सर्किट तुम्हारे सामने मैंने फिगर बना के दिया है, देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें करते हैं क्या बच्चों कि हम लोग 4 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 और R4, ये 4 रेजिस्टेंस देते हैं और इनको एक पैरेललोग्राम सब समझते हो, इनको एक पैरेललोग्राम के 4 साइड्स के फॉर्म में हम लोग आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, जिनको तुम बोलते हो आर्म रेजिस्टेंस, ठीक है। R1, R2, R3, R4
इन चारों को हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम के 4 साइड या 4 आर्म के फॉर्म में हमने ऐसे अरेंज कर दिया। ठीक है, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, लाइक अ पैरेललोग्राम। इन चारों के बीच में मान लो मैंने एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, पॉइंट, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, लेट अस कॉल दिस रेजिस्टेंस एज R5। ठीक है, और बीच में मैंने क्या जोड़ दिया यहाँ पर, गैल्वेनोमीटर। ये हमें करंट को डिटेक्ट करेगा कि भाई इस रेजिस्टेंस R5 के थ्रू करंट का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इन अगर मैं पॉइंट्स तुमको, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पॉइंट को A बोल दूँ, इसको मैंने B बोल दिया, ये C और ये D। ठीक है, पॉइंट A और B के बीच में मैंने एक बैटरी जोड़ दी है, और पॉइंट C और D के बीच में मैंने क्या जोड़ दिया, एक रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, ऐसा समझो इस चीज़ को कि एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के 4 साइड पे तो 4 रेजिस्टेंस मैंने जोड़ दिए। ठीक है, अब 4 साइड के बाद क्या होगा, 2 डायगोनल होंगे, एक डायगोनल CD, एक डायगोनल AB। तो किसी पैरेललोग्राम में 4 साइड और 2 डायगोनल। अच्छे से बात को समझ लो कि व्हिटस्टोन ब्रिज एक्चुअली में दिखता कैसा है, क्योंकि कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि व्हिटस्टोन ब्रिज पहचान नहीं पाते हैं। जहाँ लगता है उनको कि व्हिटस्टोन ब्रिज है, वहाँ पे वो होता नहीं है और वो क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं। तो उसका सिंपल सा पहचान बताऊंगा, एक बार में समझ जाओगे कोई भी सर्किट देकर कि यहाँ व्हिटस्टोन ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हमें कैसे उसको अप्रोच करना है। तो यूँ समझो कि मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम के 4 साइड में मैंने 4 रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया और 2 बच गए डायगोनल, AB और CD। इन दोनों डायगोनल में से एक डायगोनल के अक्रॉस, जैसे AB एक डायगोनल है, तो AB के अक्रॉस मैंने क्या जोड़ दिया, एक बैटरी। और जो दूसरा डायगोनल था CD, उसके अक्रॉस मैंने क्या जोड़ दिया, एक और रेजिस्टेंस R5 विद अ गैल्वेनोमीटर। कभी कभी कुछ जगह देखोगे कि ये R5 नहीं जुड़ा होता है, सिर्फ गैल्वेनोमीटर का बात वो लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसको, वो भी चीज़ सही है, ऐसा समझोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, 4 साइड 2 डायगोनल। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात तुमको ध्यान रखनी है वो ये है कि इसके 2 डायगोनल में से AB और CD, ठीक है, 2 डायगोनल में से बैटरी और गैल्वेनोमीटर ये दोनों अलग अलग डायगोनल पे कनेक्टेड होने चाहिए। बात को ध्यान से समझना, किसी भी व्हिटस्टोन ब्रिज में जो 2 डायगोनल्स होंगे उन दोनों में से बैटरी और गैल्वेनोमीटर ये दोनों अलग अलग डायगोनल पे कनेक्टेड होने चाहिए। जैसे अगर मैंने A और B के बीच में क्या जोड़ा है, बैटरी, तो फिर A और B के बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, वो दूसरे से कनेक्टेड होगा, लाइक CD। अगर मैं इस बैटरी को C और D के बीच कनेक्ट कर दूँ तो जो गैल्वेनोमीटर है उसको मुझको A और B के बीच कनेक्ट करना होगा। मतलब ये जो बैटरी और गैल्वेनोमीटर है, दे शुड नॉट बी कनेक्टेड अक्रॉस सेम डायगोनल, दे शुड नॉट बी कनेक्टेड, नॉट बोलो, नॉट बी कनेक्टेड अक्रॉस सेम डायगोनल। अगर बैटरी इधर तो गैल्वेनोमीटर इधर, अगर गैल्वेनोमीटर इधर तो बैटरी इधर। अगर कहीं भी एक ही जगह पे एक ही डायगोनल पे कनेक्टेड दिख गया कि इधर ही बैटरी है इधर ही गैल्वेनोमीटर, में समझ रहा है कि भाई यहाँ पर व्हिटस्टोन ब्रिज नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये इसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहचान है जिसे तुम कहीं भी समझ सकते हो कि यार वहाँ पर पे गैल्वेनोमीटर वहाँ पर व्हिटस्टोन ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें सर्किट कैसे अप्रोच करनी है। ठीक है, अभी तुमको एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा तो और क्लियर होगा। जो कि सर्किट समझा रहा था इससे बता दिया कि गैल्वेनोमीटर और बैटरी का पोजीशन एक दूसरे के एक ही डायगोनल पे कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, सर्किट समझ गए। तो इन चारों को बोलते हैं आर्म रेजिस्टेंस। ठीक है, ये चारों पैरेललोग्राम के 4 साइड के फॉर्म में है। ये जो R5 देख रहे हो इसको जनरली बोलते हैं ब्रिज रेजिस्टेंस, ब्रिज। अब ब्रिज को बोलते हैं ये जैसे पॉइंट C और पॉइंट D के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है ना, ऊपर के रेजिस्टेंस और नीचे के रेजिस्टेंस को कनेक्ट करता है। तो इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग ब्रिज भी कहकर पुकारते हैं कि दिस R5 इज अ ब्रिज रेजिस्टेंस।
और ये गैल्वेनोमीटर जो तुमको बताएगा कि इस R5 में जो कि ये ब्रिज रेजिस्टेंस है इसके थ्रू करंट का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो अब कुछ बातों को ध्यान से अगर तुम समझो तो सपोज दैट यहाँ से एक इलेक्ट्रिक करंट चलती है। ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रिक करंट चलती है और पॉइंट ए पर पहुँचती है। लेट अस कॉल दिस करंट I। ठीक है, जब पॉइंट ए पर पहुंचेगा तो दो पार्ट में ये करंट डिवाइड हो जाएगी। लेट अस कॉल एक I1, लेट अस कॉल दूसरा I2। अब ये I1 पहुंचेगा C पर और ये I2 पहुंचेगा D पर। ठीक है, पॉइंट C है पॉइंट। अब इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद आपको टोटल 3 पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, उन्हीं 3 पॉसिबिलिटीज़ में से एक पॉसिबिलिटी जो होती है वो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। जैसे यहाँ से I1 पहुँचा C पर, यहाँ से I2 पहुँचा D पर। अब क्या होगा सर, 3 बातों को ध्यान रखना है। पहली बात, हम ये जानते हैं कि 2 पॉइंट के बीच में सर्किट में किसी 2 पॉइंट के बीच में करंट का फ्लो कब होता है। सब जानते हैं सर, जब 2 पॉइंट के बीच में क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस होने पर करंट का फ्लो होता है 2 पॉइंट के बीच में। और ऐसा लोग कहते हैं करंट का जो फ्लो होता है वो हाई पोटेंशियल वाले एंड से लो पोटेंशियल वाले एंड की तरफ होता है। ठीक है, अब ये बताओ, यहाँ से करंट पहुँची I1 C पर और यहाँ से करंट I2 पहुँची D पर, कौन किसकी तरफ आएगा? I1 वाला D मतलब करंट C से D की तरफ आएगी या करंट D से C की तरफ जाएगी? हाँ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा ना कि C से भी करंट आ रही है D से भी करंट आ रही है। ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता ना कि एक ही तार में 2 डायरेक्शन से करंट का फ्लो कभी पॉसिबल नहीं होता। तो या तो C से D की तरफ करंट जाएगी या तो D से C की तरफ जाएगी, या इसमें करंट का फ्लो होगा ही नहीं, या करंट फ्लो ही नहीं करेगी। ये 3 पॉसिबिलिटी होगी। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता ना कि करंट C से भी जाए और D से भी आए, तो एक ही तार में 2 दिशाओं से करंट का फ्लो नहीं होता। तो 3 पॉसिबिलिटी में से क्या क्या हो सकता है सर? सुनो, अगर C हाई पोटेंशियल पर है और D लो पोटेंशियल पे है। ठीक है, अगर C हाई पोटेंशियल पर है और D लो पोटेंशियल पे है तो करंट का फ्लो C से D की तरफ होगा। इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो कर देगा कि हाँ भाई करंट का फ्लो है और R5 में करंट जाएगी। अगर D हाई पोटेंशियल पर हो, C लो पोटेंशियल पर हो तो क्या होगा? करंट का फ्लो D से C की तरफ होगा। अगेन R5 में करंट जाएगी, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो कर देगा, है ना। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि पॉइंट C और पॉइंट D का पोटेंशियल इक्वल है, भाई पॉइंट C और पॉइंट D के पोटेंशियल में क्या रिलेशन हो सकता है मुझको इतना बता दो। या तो इसका पोटेंशियल इससे बड़ा होगा, या तो इसका पोटेंशियल इससे बड़ा होगा, या दोनों के पोटेंशियल इक्वल होंगे। यही 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो ये इससे बड़ा होगा, या तो ये इससे बड़ा होगा, या दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। बताओ, इन 3 पॉसिबिलिटीज़ के अलावा कोई चौथी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती है। तो अगर ये हाई है ये लो है, या ये हाई है ये लो है, दोनों ही कंडीशन में करंट का फ्लो होगा थ्रू R5। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर में क्या शो करेगा? डिफ्लेक्शन। लेकिन जो तीसरा केस अगर हम बात करें जहाँ पे C और D का पोटेंशियल मान लो इक्वल हो जाए। अच्छा, ये कैसे होगा? C हाई पर है, D लो पोटेंशियल पे है, या D हाई पर है, C लो पर है, या दोनों का पोटेंशियल इक्वल है। सर ये होगा कब? ये कैसे होगा? तो ये सब डिपेंड करेगा बच्चों इन R1, R2, R3, R4 की वैल्यूज़ पर। इनकी वैल्यूज़ को जैसे हम चूज़ करेंगे उसके हिसाब से हम लोग C को हाई या D को हाई या दोनों को इक्वल कर सकते हैं। बात समझ रही है? तो पोटेंशियल्स इक्वल होंगे या किसका ज़्यादा किसका कम, इट विल ओनली डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑफ R1, R2, R3, R4। ठीक है, अब अगर मैं R1, R2, R3, R4 को ऐसे सेलेक्ट करूं, ध्यान से बस सुनना, अगर मैं इन चारों रेजिस्टेंस को ऐसे सेलेक्ट करूं कि पॉइंट C और पॉइंट D का पोटेंशियल इक्वल हो जाए। मान लो कि पॉइंट C का जो पोटेंशियल है पॉइंट D का पोटेंशियल आपस में इक्वल हो गया। तो जब पॉइंट C और पॉइंट D के पोटेंशियल्स आपस में इक्वल होंगे तो जाहिर सी बात है इस R5 में करंट का फ्लो नहीं होगा।
और ये जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या डिफ्लेक्शन शो करेगा, इट विल शो यू जीरो डिफ्लेक्शन, है कि नहीं। इसमें डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही वाला केस तुम्हारा कहलाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन उसके लिए इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो, इस R5 में करंट का फ्लो ना हो, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो, ये सब होने के लिए हमें R1, R2, R3, R4 की वैल्यूज़ को चूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर ऊपर के दोनों रेजिस्टेंसेस का रेशो और नीचे के दोनों रेजिस्टेंसेस का रेशो अगर हम इक्वल रखें, रेशो की बात कह रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं है। अगर मैं ऊपर के दोनों रेजिस्टेंस का रेशो और नीचे के दोनों रेजिस्टेंस का रेशो सेम रखूँ तो ऐसा हम लोग कहते हैं कि पॉइंट सी और पॉइंट डी का जो पोटेंशियल है वो इक्वल हो जाएगा। और इक्वल हो जाएगा तो इस R5 से किसी करंट का फ्लो नहीं होगा। यही वाली कंडीशन तुम्हारी कहलाती है अ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो if R1 by R2 is equal to R3 by R4, मान लो R1 by R2 is equal to R3 by R4 है, in that case क्या होगा, in that case बच्चों ये होगा, पॉइंट सी का पोटेंशियल पॉइंट डी के इक्वल हो जाएगा। और जैसे ही दोनों पॉइंट के पोटेंशियल सेम होंगे, देयर विल बी नो करंट, नो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू R5 के थ्रू किसी करंट का फ्लो नहीं होगा। एंड गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, और ये तुम्हारा जो गैल्वेनोमीटर है ये जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इसी को बोलते हैं बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में आएगा क्या होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज ये कहता है कि अगर किसी सर्किट में हम चार रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 को ऐसे सेलेक्ट करें कि ऊपर के दो रेजिस्टेंस का रेशो और नीचे के दोनों का रेशो अगर सेम रखा जाए तो पॉइंट सी और पॉइंट डी के पोटेंशियल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। और जैसे इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल इक्वल होंगे, इस सर्किट में R5 के थ्रू किसी करंट का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। और इस गैल्वेनोमीटर में करंट का डिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि जो I1 आ रही है ए से सी तक पहुंची है, वो सी से इधर आने के बजाय सीधे कहाँ निकल जाएगी, बी की तरफ। सी से डी की तरफ तो आ नहीं सकती है, क्योंकि पॉइंट सी पॉइंट डी के पोटेंशियल क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। सिमिलरली जो करंट I2 आएगी डी की तरफ, वो सीधे कहाँ निकल जाएगी, बी की तरफ, और इसमें करंट का फ्लो होगा नहीं। उस कंडीशन में ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में होंगे, सीरीज में, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में होंगे, सीरीज में, और R5 को हमें कंसीडर नहीं करना होगा। तो किसी भी सर्किट में जब हमारा ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है और हमको उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है, तो R5 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जनरली तुमको मैंने पहले कहा व्हीटस्टोन ब्रिज का एक क्वेश्चन अगर तुम्हारे एग्जामिनेशन में आएगा तो ज़्यादातर क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। अब तुम्हें कोई क्वेश्चन दिया रहेगा कि भाई इक्विवेलेंट फाइंड करो बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो जब तुम इक्विवेलेंट फाइंड करने जाओगे तो हो सकता है सर्किट में बीच में या पूरे सर्किट में ही व्हीटस्टोन ब्रिज तुमको बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो वहाँ पर तुम समझ जाना कि जो R5 होगा उसको कंसीडर नहीं करना है। और व्हीटस्टोन ब्रिज से कोई खास ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते इन जनरल, ठीक है। जिस परीक्षा की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन तुमको मिलेंगे। एक सर्किट दिया रहेगा और उसमें कहीं पर व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा होगा और तुमको पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा, इक्विवेलेंट फाइंड करना होगा। तो वहाँ पर तुमको ध्यान देना होगा भाई कि यहाँ पर ब्रिज बन रहा है तो यहाँ पे R5 को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो सीरीज में होंगे, ये सीरीज में और दोनों पैरेलल में, ठीक है। और R5 को तुम्हें कंसीडर नहीं करना। बट व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए ये ऊपर के दोनों रेशियो, नीचे के दोनों रेशियो तो सेम होने चाहिए। उसके साथ साथ फिर से बोल दे रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, गैल्वेनोमीटर और बैटरी का जो पोजीशन है वो अलग अलग डायगोनल पे होना चाहिए। आई रिपीट, गैल्वेनोमीटर और बैटरी का जो पोजीशन है वो अलग अलग डायगोनल्स पे होना चाहिए। जैसे तुम फिगर में देख रहे हो, गैल्वेनोमीटर इज अक्रॉस CD एंड बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस AB। अगर कहीं भी ये दोनों सेम डायगोनल से होंगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होगा, भले रेशियो सेम हो तो क्या। तो
तो सिर्फ रेशो के हिसाब से बात नहीं होगी, पहले उस सर्किट की शक्ल अच्छे से देख लेना कि व्हीटस्टोन ब्रिज बनने का चांस है कि नहीं, उसके बाद फिर चेक करना रेशो इक्वल है कि नहीं। जैसे तुमको मैं एग्जांपल बताता हूँ कि व्हीटस्टोन ब्रिज कब नहीं बनेगा और तुमको कंफ्यूज क्या करता है और तुमको उस कन्फ्यूजन से बाहर कैसे निकलना होगा। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ऐसा सर्किट ड्रॉ करूँ लाइक दैट, इसी में तुमको बनाता हूँ, मैंने ये ऐसा छोटा सा सर्किट बनाया, ठीक है, और 4 रेजिस्टेंस लिए मैंने एक पैरेललोग्राम के 4 साइड्स के हिसाब से, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस ले लिया मैंने, ठीक है, और ये एक मैंने बैटरी ले लिया, कुछ ऐसे, क्लियर। यहाँ पे लगा दो कैलकुलेटर भी, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हो। लेट अस आई कॉल इट 2 ओम, ये है 4 ओम, ये है मान लो 4 ओम, ये है तुम्हारा 8 ओम, ये है तुम्हारा 10 ओम, और ये तुम्हारी बैटरी, यहाँ से करंट आएगी। अब तुमसे पूछूं जब रेशियो चेक करो तो कहोगे सर ऊपर कितना 1:2, नीचे भी कितना 1:2, लेकिन क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? यहाँ साफ दिखा रहा है सर R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, तो दिखा रहा है कि नहीं? 1/2 1/2 रेशो इक्वल है, मगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि बैटरी की जो पोजीशन है और जो R5 की पोजीशन है वो सेम डायगोनल पे है। जब सेम डायगोनल पे होगा तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होगा। इस 10 ओम में करंट जाएगी, यहाँ से करंट जब पहुँचेगी बेटा ना, तो एक हिस्सा यहाँ जाएगा, एक हिस्सा यहाँ जाएगा, एक हिस्सा यहाँ जाएगा। जब तुम इक्विवेलेंट फाइंड करोगे तो इस 10 ओम को भी तुम्हें कंसीडर करना होगा। तो अपार्ट फ्रॉम रेशो कि सर रेशो ऊपर नीचे का इक्वल है, इसके अलावा बस हो या नहीं, ऐसा नहीं है। पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर या R5 कह सकते हो और बैटरी, ये मैटर करती है। हाँ, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैंने ये जो बैटरी है, ये जो बैटरी मैंने लिया यहाँ से, इस बैटरी को मैं सपोज दैट यहाँ पे कनेक्ट कर दिया लाइक दैट। लो, मैं बैटरी को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब मैं तुमसे पूछूं कि सर बताओ ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं? ये कितना था? 4 था। तो अब तुम चेक करोगे, कहोगे सर ठीक तो है, ये रेशियो कितना है? अब देखो पहले पोजीशन चेक कर लो। R5 इस डायगोनल के बीच कनेक्टेड है और बैटरी, जो बैटरी है वो इस डायगोनल के क्रॉस कनेक्टेड है। तो बताओ R5 की पोजीशन और बैटरी की पोजीशन बताओ अलग अलग डायगोनल पे है या नहीं? है या नहीं? पहले बताओ। हाँ है। अब रेशियो चेक करो, अब रेशियो चेक करो 1:2 1:2 फाइन। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब इस 10 ओम में करंट का फ्लो नहीं होगा। करंट यहाँ से आएगी, ऐसे निकल जाएगी, यहाँ से आएगी और ऐसे निकल जाएगी। अब तुमको इस 10 ओम को कंसीडर नहीं करना। तो अब ये तुम्हारा बन गया तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, सिर्फ रेशो पर ध्यान देते हैं। सन रेशो बताया कि रेशो चेक कर, रेशो ठीक है, अच्छी बात है, वो तो इम्पॉर्टेंट है, मगर ये भी देखना कि सर्किट में गैल्वेनोमीटर और ब्रिज रेजिस्टेंस की पोजीशन कहाँ पर कनेक्टेड है। अगर पोजीशन एक ही डायगोनल के क्रॉस है, आई रिपीट, अगर गैल्वेनोमीटर और बैटरी एक ही डायगोनल पे है तो रुक जाना, अच्छे से देखना सर्किट को, समझना, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, फिर आगे का स्टेप लेना। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और अगर अलग अलग डायगोनल पे है, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो, तो फिर रेशियो वगैरह चेक करना, ठीक ठाक है सब कुछ, तो फिर गो अहेड, निकालो इक्विवेलेंट, इसको तुम स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में बहुत आसान से क्वेश्चंस आते हैं, इस पर डायरेक्ट नहीं आते, बट इक्विवेलेंट फाइंड करने में आते हैं, बच्चे समझ नहीं पाते और गलती करके चले आते हैं। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली कि व्हीटस्टोन ब्रिज की पहचान क्या होगी। तो पहचान क्लियर है क्या? गैल्वेनोमीटर और बैटरी अलग अलग डायगोनल पे कनेक्टेड होने चाहिए। क्लियर है? चलो, तो इसे कॉपी कर लो, जो करना है, तो फिर हम आगे चलते हैं इसके एप्लीकेशन पर और मीटर ब्रिज की बात करते हैं। ठीक है, जल्दी। जैसा हमने कहा था बच्चों कि व्हीटस्टोन ब्रिज का जो एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है वो है मीटर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज क्या होता है इसको पहले समझते हैं, और व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पर कैसे अप्लाई होता है,
उसको यूज़ करके हम यहाँ से क्या पता कर लें उसकी बात भी करेंगे। सबसे पहले मीटर ब्रिज समझते होता क्या। मीटर ब्रिज एक बहुत ही बेहद ही सिंपल सा तरीका होता है किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, बातें सुनना। एक बहुत बेसिक, बहुत ही आराम से, बहुत सिंपल तरीका होता है किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड। जैसे तुमको एक मैंने तार दे दिया कि लो एक कॉपर का वायर है, जो इस कॉपर वायर का रेजिस्टेंस पता करके आओ। तो बस उस कॉपर के वायर को लेकर चले आओ, मीटर ब्रिज के पास आ जाओ, सब कुछ आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई पूछे भाई मीटर ब्रिज हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, तो किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। ठीक है, किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड होता है, तो दैट इज बेस्ड ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज। अब कैसे फंक्शन करता है, क्या इसमें चीज़ें लगी होती हैं, बहुत आसान है। एक्चुअली पता है क्या है, ये सब चीज़ें क्लास में ऐसे बोर्ड पर पढ़ाने लायक है ही नहीं। इन सब चीज़ों को समझाने का सबसे अच्छा तरीका ये है, लैब में बच्चों को ले जाओ, उनके सामने मीटर ब्रिज बनाओ। व्हीटस्टोन ब्रिज जो किताबों में पढ़ते हो कि ऐसे ऐसे होगा तो R5 में करंट 0 होगी, वो उनको सामने करके देखो। एक्चुअली हम लोग क्या है, सब चीज़ें थोड़ी सी अभी हम लोग इससे बहुत पीछे है ना। हम लोग क्या अभी भी हम लोग साइंस पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा बुक पे ध्यान देते हैं, हम लोग एक्टिविटीज़ नहीं करते, हम लोग उनको चेक नहीं करते, हम ओम्स लॉ किताबों में खोजते हैं, जबकि सही तरीका उनको खोजना है तो लैब में जाओ, देखो ओम्स लॉ फॉलो होता है कि नहीं होता है, कहाँ पर ओम्स लॉ में डेविएशन हो रहा है। तो ये इन सब चीज़ों पे हम लोग बहुत पीछे हैं। हम लोग के स्कूलों में, हम लोग के पढ़ाने में जो भी चीज़ें हैं, अभी भी हमारा सिस्टम बुक पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। हम लोग उसको अप्लाई करके देखेंगे, सीखेंगे तो बात बनेगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमको अप्लाई करके जानना होता है। जैसे ये हो गया, अभी इसके आगे एक और बहुत ही शानदार टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, पोटेंशियोमीटर। इन सब चीज़ों को बुक पे, बोर्ड पर पे ठीक है एक लेवल तक समझ सकते हो, लेकिन मास्टरी करनी है तो फिर लैब में हो, अपने सामने देखो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 मिल रहा है कि नहीं हो रहा है, जॉकी कैसे फंक्शन करता है, रेजिस्टेंस बॉक्स कैसे काम करता है ना। तो ये सब अगर हो और इन सब पर अगर ज़्यादा फोकस करें, बुक्स के कॉन्सेप्ट्स के से ज़्यादा इस पर फोकस करें, तो मेरा मानना है कि हर बच्चे को इंटरेस्ट भी आएगा और हर बच्चे को सीखने में मज़ा भी आएगा। तो फिज़िक्स सीखने का एक और मन में एक जिज्ञासा होगी कि इसको कैसे सीखा जाए। ठीक है, चलो कुछ ऐसा कभी हुआ तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि तुम्हारे सामने एक चीज़ों को एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर लेकर के आओ। अभी तो शुरुआत है, बिगनिंग है, देखो फिर आगे क्या होता है ना। एनीवे, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या है कि सबसे पहले तो मीटर ब्रिज में ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, नॉट नेसेसरी, बट 1 मीटर लंबा हम लोग तार इसमें लेते हैं। नॉट नेसेसरी कि 1 मीटर ही होना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। 50 सेंटीमीटर का वो तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपली सब पे काम करेगा ये, बट चीज़ों को सिंपल रखने के लिए एक स्टैंडर्ड ले लिया कि चलो भाई 1 मीटर लेंथ का हम तार यूज़ करते हैं। तो इस फिगर में तुम्हें जो ब्लू कलर की लाइन देख रहे हो, आई डोंट तुमको ब्लू दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, ये ब्लू कलर की लाइन तुम जो देख रहे हो AB, ये 1 मीटर लंबी एक तार है और ये 1 मीटर लंबी तार किसी कंडक्टर की नहीं बनी है। इट इज़ मेड ऑफ कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन या मतलब कोई भी एलॉय। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो तार AB है इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर मैं इसके जगह पे कंडक्टिंग वायर यूज़ कर लूँगा तो हो सकता है करंट का फ्लो करे और ये हीट हो जाए और रेजिस्टेंस इसका चेंज कर दे, बट हम चाहेंगे इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। तो हमने एक एलॉय यूज़ किया, जनरली कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन, इन्हीं दो में से कोई एक हम लोग यूज़ करते। हो सकता है नाम इसका पूछ ले, मैंने इसको तुमको पहले जिक्र किया भी था जब हम लोग इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया भी था कि आगे हम लोग मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे तो वहाँ पे एलॉय हम यूज़ करेंगे ताकि उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। तो एलॉय में जो बहुत कॉमन होता है वो क्या होता है बच्चों, कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन। इन दो मेटल्स, इन दो एलॉय को याद रखना, कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन। ठीक है, तो कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन जनरली का बना हुआ 1 मीटर लंबा तार AB हम ले लेते हैं। ठीक है, इसके ठीक नीचे एक ये जो देख रहे हो मीटर स्केल है जिससे हम लोग लेंथ नाप सकते हैं, है ना, कि
तार की कितनी लंबाई हमको मिली। ये दो कॉपर के स्ट्रिप हैं, उसके बाद ये जो देख रहे हो ये मोटा सा कॉपर की एक पट्टी है, ये भी कॉपर की एक पट्टी है, ये भी कॉपर की एक पट्टी, ये पूरा लकड़ी के एक प्लेटफॉर्म पे ये पूरा तुम्हारा अटैच होता है ना। तो ये कॉपर का स्ट्रिप, ये भी कॉपर का स्ट्रिप, ये भी कॉपर का स्ट्रिप, मोटा स्ट्रिप होता है ये ना। अब इन तीनों स्ट्रिप्स के बीच में देखो दो गैप्स मिल रहे हैं, एक गैप यहाँ मिल रहा है, एक गैप यहाँ मिल रहा है। तो जो पहला गैप है उसमें हम लोग एक रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, RB स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस बॉक्स, या यूँ कह सकते हो कि ये एक रेजिस्टेंस है जो नोन है। हम लोग यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसकी वैल्यू हमें पता होती है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है? रेजिस्टेंस बॉक्स हमें एक नोन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है जिसकी हमको वैल्यू पहले से पता होती है, ठीक है। तो एक नोन रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस हमको पता हो पहले से, वो हमने इन दोनों पॉइंट, इन दोनों गैप के बीच कनेक्ट कर दिया। लेट अस कॉल दीज गैप्स एज C and D, ठीक है, इसको C और D बोल दो। चलो, तो C और D के बीच मैंने एक क्या लगा दिया, एक नोन रेजिस्टेंस R। फिर ये जो दूसरा गैप है, इस दूसरे गैप में बच्चों हम उसी अननोन रेजिस्टेंस को लगाएंगे जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो मैंने पहले कहा था कि मीटर बिश का काम क्या होता है, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना। तो वो अननोन वैल्यू कितनी है, मान लो S, उसको मैंने दूसरे गैप में कनेक्ट कर दिया। और इस दूसरे गैप को चलो मैं बोल देता हूँ E और F, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अननोन वैल्यू जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी थी E और F के बीच। तो दो गैप में से एक गैप में नोन रेजिस्टेंस, एक में अननोन जिसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है। फिर क्या किया, फिर हमने क्या किया, इस स्ट्रिप के किसी पॉइंट से D और E किसी पॉइंट से एक मैंने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड एक जॉकी से, जॉकी सब जानते हो, देखे होंगे, एक पेंसिल के तरह स्ट्रक्चर होता है ना, जिसको तार पे हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड कराते हैं, घुमाते हैं, ऐसे स्लाइड कराते हैं, है ना। तो ये जॉकी हो गया हमारा। और जो दो वायर तुम देख रहे हो AB, उसके दोनों एंड के बीच में एक हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया, एक सोर्स, जिससे सर्किट में करंट का फ्लो होगा, तभी तो कुछ बात आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर है तुम्हारा मीटर बिश का, जिसपे कुछ चीज़ों को ध्यान से कर देखो तो बात समझ में आ जाएगी। अब हम लोग करते क्या है बच्चों, किस जॉकी को इस वायर के एक पॉइंट से टच कराते हैं। जैसे ही तुम इसको यहाँ पे टच कराओगे, देखोगे यहाँ पे हल्का सा डिफ्लेक्शन मिलेगा, करंट का फ्लो। फिर जैसे इस जॉकी को हम तार पे धीमे धीमे सरकाते हुए आगे चलेंगे, ऐसे कूद कूद के आगे जंप करके नहीं बढ़ना, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारा पॉइंट छूट जाए। तो ऐसा लोग कहते हैं कि जॉकी को आराम से तार के हर एक पॉइंट को टच कराते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो हम लोग करते क्या है कि इस जॉकी को इस तार AB पर हम लोग स्लाइड कराते हैं, एकदम अच्छे से पॉइंट को कांटेक्ट करते स्लाइड कराते हैं। क्यों स्लाइड कराते हैं? किस चीज़ की खोज करने के लिए? जब तुम इसको स्लाइड कराओगे A से B तक, तो देखोगे कि कहीं एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर इस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हालांकि वो पॉइंट एक बार में नहीं मिलेगा, तुमको कम से कम 3-4 बार A से B 4-5 बार करना होगा, तब जाके तुमको वो पॉइंट एग्जैक्ट एक जगह पर मिलेगा। तो मान लो जैसे मुझे वो पॉइंट समवेयर हियर, ये पॉइंट मुझको यहाँ पर मिल गया, लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज P, इस पॉइंट को बोलता हूँ मैं P, ठीक है। तो पॉइंट P जो कि, और ये P की लेंथ कैसे मेजर करेंगे, ये AP लंबाई कैसे नापेंगे, तो AP की लंबाई नापने के लिए नीचे एक स्केल लगी हुई है। फॉर एग्जांपल ये मुझको मिल गया एक 40 सेंटीमीटर, तो AP हो गया 40 और PB कितना हो गया 60, अगर 100 सेंटीमीटर लेंथ है। तो हम लोग जब जॉकी को स्लाइड कराते हैं बच्चों, तो हमको इस गैल्वेनोमीटर का 0 डिफ्लेक्शन खोजना होता है। जहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 होगा, देखो ये पूरा बहुत लंबी कहानी है, ये मैं क्लास 12th के बच्चों को पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, पूरा विधिवत कैसे पूरा काम करता है। बट यहाँ पर सिर्फ एप्लीकेशन, जल्दी इस फटाफट हमारे बस काम की बात।
बस काम की बात, जिससे क्वेश्चन हमारा फटाफट सॉल्व हो जाए, कुछ छूटने न पाए, है ना। तो मान लो पॉइंट पी पर तुमको नल डिफ्लेक्शन या जीरो डिफ्लेक्शन मिल गया। तो अब इस फिगर को ध्यान से देखो, तो इसके 4 हिस्से में तुमको दिखाता हूँ। अगर ये डिफ्लेक्शन जीरो है तो ये हिस्सा जो देख रहे हो बच्चों, ये हो गया तुम्हारा R1, ये हिस्सा तुम्हारा जो हो गया बच्चों, ये हो गया तुम्हारा R2, और A से P तक जो ये हिस्सा देख रहे हो बच्चों, ये तुम्हारा क्या हो गया R3, और P से B तक जो हिस्सा देख रहे हो, ये हिस्सा तुम्हारा क्या हो गया बच्चों R4। ये जो गैल्वेनोमीटर वो तुम्हारा क्या हो गया R5। तो R5 में करंट जीरो है, तो R5 में करंट जीरो है तो क्या है, तो R5 में करंट जीरो होगा तो क्या होगा, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। अभी पर व्हीट स्टोन बीच में बताओ ध्यान से देख करके, ये व्हीट स्टोन जैसा कुछ शक्ल दिखाई दे रहा है कि नहीं। ये हिस्सा R1 का काम किया, ये हिस्सा R2 का काम किया, A से लेकर P तक जो तार का हिस्सा है वो R3 का काम किया, P से लेकर B तक जो तार का हिस्सा होगा वो R4 का काम करेगा, और ये जो गैल्वेनोमीटर है वो R5 का काम करेगा। बताओ ये ब्रिज की तरह है कि नहीं, R1, R2, R3, R4 के बीच में कनेक्टेड है कि नहीं। ठीक है, ये जो गैल्वेनोमीटर है R1, R2, R3, R4 के बीच में कनेक्टेड है ना। तो मैं लगा सकता हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज कि अगर R5 में करंट जीरो है तो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। ठीक है, अगर मैं लिखूँ इसकी वैल्यू तो R1 इज इक्वल टू R एंड R2 इज इक्वल टू S कह सकता हूँ, और R3 इज इक्वल टू आई वुड से रेजिस्टेंस ऑफ AP। और मान लो हमें नल पॉइंट ये जो A से P है वो L लेंथ पर मिला। A से P की लंबाई यहाँ से नाप सकते हो, मीटर स्केल लगी है, तो AP की लेंथ मान लो L है, तो R3 क्या रेजिस्टेंस ऑफ AP, और रेजिस्टेंस ऑफ AP को मैं बोल सकता हूँ रो L/A, पढ़े फॉर्मूला हम लोग। अच्छा, ये लेंथ अगर L होगी A से P, तो P से B तक लेंथ कितनी होगी, P से B तक लेंथ कितनी होगी बच्चों, 100 - L होगी। अगर पूरा 100 सेंटीमीटर है तो बस यही फ़ायदा है मानने का 1 मीटर और कुछ खास नहीं। ठीक है, नॉट नेसेसरी कि 1 मीटर ही हो, कुछ और भी हो सकता है ना। बट कहने का मतलब ये है कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू 100 मीटर लेके 100 सेंटीमीटर लेके चलते हैं। तो दिस इज L, दिस इज 100 - L। तो R4 का काम यहाँ कौन करेगा, R4 का काम करेगा बच्चों रेजिस्टेंस ऑफ PB जो है वो R4 का काम करेगा, रो 100 - L/A। ठीक है, एंड देन आई से इफ गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन या जीरो डिफ्लेक्शन, अगर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है तो क्या मिलेगा, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। ठीक है, दैट इज R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। तो R1 कितना है R, R2 कितना है बच्चों S, और R3/R4 करोगे तो रो L/A डिवाइडेड बाय रो 100 - L/A। तो रो A कैंसल्ड आउट एंड you will get as R/S is equal to L/100 - L। और यहाँ से हमको S फाइंड करना है, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो देयरफॉर S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, R इंटू 100 - L डिवाइडेड बाई L। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से बच्चों हम लोग अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बट उसके लिए हमको 2 चीज़ पता होना चाहिए। क्या क्या 2 चीज़, एक R दूसरा L। और R और L है क्या, तो R क्या है नोन रेजिस्टेंस जो हमने अप्लाई किया है, और L क्या है, तो L उस पॉइंट का पोजीशन है, लेंथ है जहाँ पे तुमको नल पॉइंट मिलेगा, जहाँ तुमको गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, वो हमारा पॉइंट है। तो अगर मुझको नल डिफ्लेक्शन की पोजीशन मिल जाए और मुझको अगर नोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल जाए, तो S इज इक्वल टू R इंटू 100 - L/L करके हम लोग इस अननोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं वेरी इजीली। ठीक है,
तो ये हमारा वेटेज सोल्व बीच था। इस फॉर्मूले से ही छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे जिनको हमको सॉल्व करना होगा, और ये पूरा फिगर अच्छे से समझ जाओगे तो कुछ नहीं है इसमें, एकदम बच्चों वाला खेल है, ठीक है। तो वो जल्दी से कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो आज बच्चों में अब स्टॉप करूंगा, आज क्वेश्चंस पे नहीं करेंगे, ठीक है। और इस पे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में ही इस पे क्वेश्चंस करने के साथ साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे पोटेंशियोमीटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मेरा मानना है कि इस एग्जाम में क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। नीट एग्जामिनेशन में हो तुमको देना है, या फिर सीयूईटी तुमको देना है, पोटेंशियोमीटर बहुत हॉट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो उसको पढ़ाने में कम से कम 2-3 लेक्चर का वक्त भी लगेगा, ठीक है। तो जो मैं कहा उस बात को फॉलो करना, एग्जामिनेशन कितना दूर है कितना पास है, इस चीज़ को ठंडे बस्ते में डाल दो, और सिर्फ ये देखो जितना दिन है तो अपना बेस्ट दे सकते हो कि नहीं, ठीक है। दिन गिनना शुरू करोगे तो फिर सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओगे, है ना। तो जो लोग भी इस बात को लेकर परेशान हो रहे हैं वो इन बातों को छोड़ें, और आज से अभी से फिर से जीरो से स्टार्ट करना। अगर तुमको लगता है कि नहीं हमको जीरो से स्टार्ट करना है, ठीक है, तो स्टार्ट करो फ्रॉम जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमको तो नहीं हमको फिर से शुरुआत करना है, फिर से शुरुआत करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ नहीं पहुँचोगे वहाँ तक, क्या फ़र्क पड़ता है, कम से कम ये तो हो गया चलो अभी जितना हम एफर्ट दे रहे हैं, जितना एफर्ट दोगे उसके हिसाब से कुछ तो अच्छा होगा। ऐसे ही फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओगे तो फिर क्या भी है, ठीक है। तो इफ़ यू थिंक यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, डू इट, ठीक है। अगर तुमको लगता है कि नहीं मुझको फिर से जीरो से स्टार्ट करना चाहिए तो करो करो, बैठे मत रहो। लगता है नहीं यार ठीक है हम जहाँ से थे वहाँ से स्टार्ट करते, पीछे का देखा जाएगा, वही करो। मैं तो उस दिन भी कहा था, आज भी कहता कि डू वॉट एवर सूट्स यू बेटर, जो तुम्हारे लिए सही है वो सब, किसी को फॉलो मत करो कि यार वो 10 घंटे पढ़ता है, वो 5 घंटे पढ़ता है, वो ऐसे करा वैसे करा, ठीक है यार करने दो। जो तुमको ठीक लगे, जो तुम्हारे हिसाब से बेहतर हो वो काम करो, ठीक है। तुमको मैंने उस दिन भी कहा था तुमको रात को पढ़ना, रात को पढ़ो, दिन में उठ कर पढ़ना, दिन में उठ कर पढ़ो, जब भी पढ़ना है पढ़ो अपने कंफर्ट के हिसाब से, ठीक है। प्रेशर नहीं करके नहीं वो दिन में पढ़ता है तो मैं दिन में पढ़ूँगा, वो रात भर पढ़ता है मैं रात भर पढ़ूँगा, ऐसा नहीं, है ना। तुमको जैसे अच्छा लगता है वैसे पढ़ो, ठीक है, बट पढ़ो। अभी समय तुम्हारा अच्छा समय है पढ़ने का, अभी नहीं समय दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। नीट एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 1 महीने ही बचे हैं, सीयूटी भी उसी के आसपास ही होगा। तो जितना वक्त बचा हुआ है हमको उसके हिसाब से अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी चाहिए, बस ये मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। तो फाइन, आज स्टॉप करते हैं यहाँ पे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन के साथ और पोटेंशियोमीटर के साथ, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू सो मच।